बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रोफेशनल लेक्चर्स की जानिब से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलडीसी और यूजीसी की जो वैकेंसीज़ आते हैं इनके लिए तैयारी कैसे करें, इनके लिए जो सिलेबस होता है उसको कहाँ से ढूँढें, इसकी तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चंस ये लोग कहाँ से दे देते हैं और इसकी जो सारी डिटेलें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि आप एक बात ज़हन-नशीं कर लीजिएगा कि जिस-जिस डिपार्टमेंट में भी ये एलडीसी और यूडीसी की पोस्ट आती हैं, इनका तकरीबन जो सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तकरीबन इनका सिलेबस यही होता है। हालिया दिनों मोटरवे पुलिस में जो एलडीसी और यूडीसी की वैकेंसीज़ आए हैं, हम तो ये वीडियो उस मुनासिबत से बना रहे हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो किसी और मौके में आप एलडीसी और यूडीसी के लिए अप्लाई किए हो, अगर आप उस मुनासिबत से देख रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए मुफ़ीद है क्योंकि तकरीबन 95% 99% ये इसका सारा जो प्रोसीजर है ये सेम होता है, इसका सिलेबस सेम होता है और इसकी हर चीज़ सेम होती है। अब इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, मैं आपसे एक बहुत ही अहम बात गोश-गुज़ार करना चाहूँ। क्या ये खूब होगा कि कोई शख़्स अपना सालों का तजुर्बा आपके साथ एक छोटे से लम्हे में, एक वीडियो की सूरत में, एक मुलाकात की सूरत में शेयर करें, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो सबक आपको ज़िंदगी किसी ठोकर की सूरत में देने वाली है, वो सबक तजुर्बाकार लोग आपको मुफ़्त में किसी वीडियो की सूरत में, किसी मुलाकात की सूरत में बैठकर आपको दे देते हैं। तो इससे बड़ी बात आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनके साथ मुलाकात करें, बैठें और उनकी वीडियोज़ वगैरह जो कुछ भी जहाँ-जहाँ जिस प्लेटफ़ॉर्म में, जिस सूरत में, जिस शक्ल में भी आपको मुयस्सर होती हैं, उनसे आप इस्तिफ़ादा करें। जी, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये डिस्कस करें कि सिलेबस वगैरह क्या है, तैयारी कैसे करनी है, कौन-कौन से रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करना है, यहाँ हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पास्ट पेपर की अहमियत क्या है? देखिए, पास्ट पेपर की अहमियत आज से पहले शायद आपको किसी ने ना बताया होगा, मैं ये बताता चलूँ आपको। इंसान के अंदर 2 चीज़ें जब बूस्ट होंगे, तो इंसान का इंटरेस्ट उस चीज़ की तरफ बढ़ने लग जाएगा। अब जब तक कि इंसान को किसी चीज़ की सिग्निफ़िकेंस के बारे में ना पता हो, किसी चीज़ की अहमियत के बारे में, वसअत के बारे में ना पता हो, तो इंसान का दिल उस तरफ माइल नहीं होता। अब ये है कि पास्ट पेपर का फ़ायदा ये है कि अगर आप पास्ट पेपर को स्टडी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी पेपर में किस तरह के सवालात आते हैं, किस लेवल के सवालात आते हैं, कहाँ-कहाँ से आते हैं, उनकी नौइयत क्या है, उनका लेवल कितनी आय है, कितना लो लेवल के हैं, मीडियम किस तरह के सवालात हैं, कैसे पेपर का पैटर्न है, उसमें कौन से एरिया ऑफ सब्जेक्ट से कितने सवालात दे देते हैं वो लोग, किस तरह पेपर को अपना अरेंज करते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो बूस्ट हो जाती है। अब जब आपके अंदर किसी चीज़ की मोटिवेशन बूस्ट हो जाती है, तो आप उस तरफ अपना स्टडी, अपना दिल उस तरफ ज़्यादा माइल कर लेते हैं और आप स्टडी ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप पास्ट पेपर को स्टडी करेंगे, तो पास्ट पेपर से आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर का मिक्सचर है, पेपर का टाइप है, वो किस तरह से है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है, तो इससे आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ज़ाहिर है जब आप क्वेश्चन पास्ट पेपर को स्टडी करोगे, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ोगे कि भाई इसमें क्या-क्या क्वेश्चंस आई हुई हैं, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 100 क्वेश्चंस में से ज़ाहिर है 20-25 क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आते होंगे क्योंकि आप ग्रेजुएट है, इतना तालीम आपने हासिल किया हुआ है। तो ज़ाहिर है जब 100 में से 20-25 आपको क्वेश्चन जब आपको आते होंगे उनके आंसर, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यार ये तो इतने सिंपल क्वेश्चन्स हैं, ये तो मुझे वैसे भी आते हैं। अभी आपको जब आपको ये फीलिंग आएगी कि 100 में से इतने क्वेश्चन तो मुझे वैसे भी आ रहे हैं, अगर मैं कोई थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ तो मैं 50-75 क्वेश्चन तो वैसे मैं नॉर्मली सॉल्व कर दूँगा। अब जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी, तो क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। अब पहले नंबर पे आपका मोटिवेशन बढ़ गया, अब जब आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ गई, जब आपकी ये दोनों चीज़ें बढ़ गई, अब जब आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ी, तो आपका आपका दिल उस तरफ और भी माइल हो जाएगा कि जी मैं इसकी तैयारी करूँ। मुझ में भी कोई कमी नहीं है, 20, 25, 30 क्वेश्चन तो मुझे वैसे भी आते हैं, अगर मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर ली तो मैं 75-80 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लूँगा। तो ये पास्ट पेपर की अहमियत, उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है। तो इससे ये होता है कि आपको आपको उस चीज़ की अहमियत और सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ जाती हैं। उससे फिर ये होता है कि आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी।
हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका कॉन्फिडेंस इतना लो है कि उनमें तैयारी की काबिलियत है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से वो अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन टेस्ट के दिन एग्ज़ाम देने नहीं आते। वो ये समझते हैं कि यार ये इतना बड़ा मुश्किल टेस्ट है, ये हम कहाँ पास कर जाएँगे, हमको बिल्कुल आता ही नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने सूबाई सतह पर पूरे सूबे के लिए एक वैकेंसी आया है, उन्होंने अप्लाई किया और वही एक वैकेंसी उन्होंने क्लियर किया है, पोस्ट वो लेकर गए हैं। तो ये इंसान की मोटिवेशन पे और उसकी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरह से कॉन्फिडेंस दिला देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूडीसी और एलडीसी का सिलेबस क्या है। देखिए भाई, एक बात आप अपने ज़हन में रख लें कि जो वैकेंसीज़ पाकिस्तान में आते हैं, चाहे उनका टेस्ट सब्जेक्टिव होता है जिसको हम कहते हैं रिटन टेस्ट, जिसमें आप तफसील से जवाबात लिखते हैं, या जो एमसीक्यूज़ टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उनमें 3-4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप जब भी जॉब्स की तैयारी करें तो इन 3-4 सब्जेक्ट्स को आप हमेशा स्टडी कर लिया करें, चाहे वैकेंसीज़ आई हुई हो या ना आई हुई हो। अब ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ मुश्तर हुई हुई हो और आपने अप्लाई किया हो, अब टेस्ट में तकरीबन कोई आधा महीना या 1.5 महीने बचा है, अब आप इनके स्टडी में लग पड़े हैं। तो उसमें पहले नंबर पे हमारे जो है हमारे साथ है पाक अफेयर्स। पाक अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर जगह काम देगा और इसके क्वेश्चंस तकरीबन हर टेस्ट में आते हैं। जहाँ-जहाँ भी आप अप्लाई करोगे इसके, चाहे वो सब्जेक्टिव टेस्ट हो या ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हमारे साथ पाक अफेयर्स, उसके बाद है हमारे साथ इस्लामिक अफेयर, इसको हम इस्लामियात कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद हमारे साथ जनरल नॉलेज के साथ इंग्लिश। ये जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, ये तकरीबन हर टेस्ट का हिस्सा है, हर टेस्ट में आते हैं। इनकी तफसील अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि पाक अफेयर्स के लिए आपने बुक्स किस की बुक्स इस्तेमाल करनी है, कौन से बुक्स आपने यूज़ करने हैं और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, बुनियादी तौर पर बेहतर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप के पास टाइम अवेलेबल है तो आप थ्योरी को पढ़ लें। थ्योरी से मुराद जो सारी तफसील है आप वो पढ़ लें। अब चूँकि इस तरह के वैकेंसीज़ में इस तरह से होता है कि जो वैकेंसीज़ अनाउंस होते हैं, अनाउंस होने के बाद कोई 1.5 महीना देते हैं या 2 महीने देते हैं। इसमें इस तरह आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर आप थ्योरी को तसल्ली से पढ़ेंगे तो आपसे बाकी सारा कोर्स सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि ये जो वन लाइनर बुक्स होते हैं, इसमें किसी अच्छे से पब्लिशर्स का बुक ले लें और आप उसको स्टडी करें, बार-बार स्टडी करें, इसको रिवाइज़ करें। अब आप अच्छे पब्लिशर्स में कौन-कौन शामिल है, मैं यहाँ प्रोमोट किसी को नहीं कर रहा, मेरा ताल्लुक किसी पब्लिशर के साथ नहीं है। हाँ, माज़ी में हमारा तजुर्बा जिसके साथ अच्छा रहा है, जिसकी बुक्स अच्छी रही हैं, जिनमें मिस्टेक्स वगैरह और जो मिस्टेक्स वगैरह कम रही हैं या बिल्कुल ना होने के बराबर रही हैं और उसका जो सारा का जो सिलेबस है वो अपडेटेड रहा है, तो इसमें मैं आपसे ये शेयर करूँ कि जो इल्मी पब्लिशर्स वाले होते हैं, उनके बुक्स अच्छे हैं, उनकी प्रूफ रीडिंग अच्छी होती है, इनमें इतने मिस्टेक्स वगैरह नहीं होते और अपडेटेड भी होते हैं। इसके अलावा ये जो जहांगीर पब्लिशर्स ये सीएसएस वगैरह की तैयारी करवाते हैं, ये बुक्स पब्लिश करते हैं, इनके वन लाइनर बुक्स ये कैप्सूल के नाम से आते हैं, ये भी अच्छे हैं। इसके अलावा डोगर ब्रदर्स का बुक्स अच्छे हैं। बाकी आप जिस शहर में हैं, जिस इलाके में आप अपने मार्केट जाएँगे तो वहाँ पे आपको जो मार्केट वाले हैं वो आपको अच्छे पब्लिशर्स के बारे में बता देंगे, आप किसी अच्छे पब्लिशर्स का बुक ले लें। हाँ, थोड़ी महँगी होगी, पाकिस्तान में ये इनका एक एक किस्म का एक बिज़नेस है, तो बुक्स थोड़े महँगे दे देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बहरहाल अब क्या करें, लेकिन मामलात इसी तरह से आपने किसी अच्छे बुक्स का और अच्छे पब्लिशर का बुक्स ले लेना है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं कि इस्लामिक अफ़ेयर्स की तैयारी कैसे करें। अब मैं भी यही बात दोबारा यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा कि आपने हिस्ट्री को पढ़ लेना है, तफ़सील को पढ़ लेना है। अगर तफ़सील को आप नहीं पढ़ सकते तो आप बिल्कुल यहाँ भी आपने वही वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है। आप वन लाइनर जो बुक्स होते हैं और जो इंटरनेट पे जो नोट्स अवेलेबल होते हैं वो पढ़ लें। लेकिन इस्लामिक अफ़ेयर्स चूँकि हमारा दीनी मामला है, तो उसमें जो ऑनलाइन नोट्स वगैरह होते हैं, जो इंडिविजुअल्स बनाते हैं, उसमें इतना ऑथेंटिसिटी का इतना अगर कोई वो ना हो, मैं समझता हूँ। लेकिन बहरहाल आप इस तरह करें, जो पब्लिशर्स की बुक्स होते हैं और वो उनको प्रूफ रीडिंग भी वगैरह करवा लेते हैं, तो आप किसी अच्छे पब्लिशर्स की बुक ले लें और उसके जो वन लाइनर बुक्स होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं इस्लामिक अफ़ेयर्स के लिए। अब यहाँ पे बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करें। देखिए, जनरल नॉलेज बहुत बड़ी दुनिया है, अगर आप जनरल नॉलेज में कूद पड़ोगे तो आप से बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाएँगे। जनरल नॉलेज को तैयारी करने के लिए इनका एक स्मार्ट तरीका होता है।
आपने इस तरह से करना है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जनरल नॉलेज की, वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और आपने वही पढ़ना है। अगर आप सारा जनरल नॉलेज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप से सारा जो कोर्स वगैरह है पीछे रह जाएगा और टाइम अप हो जाएगा और आपका टेस्ट वगैरह का जो दिन है वो आ जाएगा। आपने इस तरह से करने हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर आपने इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को पढ़ना है, सीज़ और रिवर्स को पढ़ लेनी है, कैनाल्स को पढ़ लेना है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो अजीब-व-गरीब चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों को आपने पढ़ लेना है, बाकी जो सारा जनरल नॉलेज उसको नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे सवाल होता है कि इम्पोर्टेंट बुक्स जीके के लिए कौन-सी हैं? तो हू इज़ हू एंड व्हाट्स व्हाट के नाम से जो बुक होता है वो मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा बुक होता है। इसके अलावा आप इंटरनेट के रिसोर्सेज़ वगैरह, नोट्स वगैरह से भी स्टडी कर सकते हैं। जी, तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश की तैयारी इस तरह से है कि इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, मैं आपसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, तो आप ये समझ लें आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हो, किसी और सब्जेक्ट में आपको हर चीज़ बहुत आती हो, लेकिन आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। लिहाज़ा कोशिश करें, अगर आपकी अंग्रेज़ी पहले से अच्छी नहीं है, तो आप किसी इंग्लिश अकेडमी में इंग्लिश वगैरह की क्लासेस ले लें। अब जी आपको इस तरह से अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि जी आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत आपको आती है, थोड़ा बहुत आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो इसमें मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा। एक बुक है रेन एंड मार्टिन की, ये ग्रामर के लिए बड़ा ज़बरदस्त बुक है, आप इसको स्टडी करें। इसके अलावा रेमंड मर्फ़ी का एक बुक है, वो भी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है, आप ये स्टडी करिए। ये दोनों बुक्स पाकिस्तान में बड़ी ईज़िली हर मार्केट में आपको मिल जाते हैं, आप जिस शहर में भी हों। ऑनलाइन पर भी मिल जाते हैं, आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बुक है जी, एन ए टू ज़ेड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये तो बड़ा एक मोटा बुक है, इसमें बड़ी तफ़सील से चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपके पास टाइम है या फ्यूचर में आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हो, तो आप ये बुक्स पढ़ें। बहरहाल अपने आप से बुक्स पढ़ने से इंसान इम्प्रूव नहीं होता, आपको इंग्लिश में क्लासेस लेनी अकेडमी में लेनी पड़ेंगी, तो आप वो ले लें। अब जी हम डिस्कस करते हैं कि रिटन एमसीक्यूज़ टेस्ट आपने कैसे पास करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, चीज़ों को याद कैसे करना है, ये चीज़ें याद नहीं होते। जी, तो इसका सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आपने चीज़ों को बार-बार रिपीट करना है, बार-बार पढ़ना है और पढ़ने के साथ-साथ आपने चीज़ों को लिखते भी जाना है। पहला तरीक़ाकार तो यही है कि आप चीज़ों को पढ़ लें, पढ़ने के साथ-साथ लिख लें, नोट्स बनाएँ अपने लिए। नोट्स के अलावा आप अपने लिए, मैं तो समझता हूँ कि एक रिम ले लें, आधा रिम ले लें, बस आप उन पे चीज़ों को लिखते जाएँ और फेंकते जाएँ, रफ़ करते जाएँ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो अपने साथ नीट करके रख लें, बार-बार चीज़ों को वो करें। दूसरी तरीक़ाकार ये है कि अगर आपका कोई भाई, दोस्त, कज़न वग़ैरह रिश्तेदार, अज़ीज़ जो भी है, उसने भी इन वैकेंसीज़ में अप्लाई किया हुआ है, तो ये है कि आप दोनों मिल बैठ के एक साथ तैयारी करें। उसमें ये है कि आप एक-दूसरे से क्वेश्चंस को पूछें, वो आपसे पूछें। अब लेट्स सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये पाकिस्तान अफ़ेयर्स के 20 एमसीक्यूज़ हैं, लो जी आप ये 20 एमसीक्यूज़ मुझसे पूछें। तो वो आपसे पूछता जाएगा, आप उनको उसको आंसर देते चले जाएँ। अब इसी तरीके से 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा वो आपसे पूछेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप इस तरह करें कि वही क्वेश्चंस आप उससे पूछें, आप उससे पूछते चले जाएँ, वो आंसर देता जाएगा। तो इस सूरत में भी आपकी तैयारी बड़ी अच्छी रहती रहेगी और चीज़ें आपको याद रहेंगी। उमूमन स्टूडेंट यही सवाल करते हैं कि चीज़ों को कैसे याद रखा जाए? तो उनको याद रखने का जो तरीक़ाकार है वो यही है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा दोस्त, भाई, कज़न नहीं मिलता जिसने जिसने इस मौके में अप्लाई किया हो जिसमें आप अप्लाई किए कर रहे हो, यानी आप दोनों मिल बैठ के तैयारी कर सकें, तो ज़ाहिर है घर में आपका कोई भाई-बहन होगा जो पढ़ा लिखा होगा, उसने अप्लाई ना भी किया हो तो आप दिन में उससे कोई 20 मिनट, आधा घंटा ले लें कि जी आप प्लीज़ आ जाइए बेटे। आप इस तरह से करें, ये बुक उठा लें, ये जो 20-25 एमसीक्यूज़ मैंने लिख ली हैं, आप इनको 2-3 दफ़ा मुझसे पूछ लें। वो आपसे पूछता जाएगा, आप उसको आंसर देते चले जाएँ। इस तरह से चीज़ें आपको ज़हन नशीन होते चले जाएँगे। जी, तो इस पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि चीज़ों को आपने कितना सीरियस लेना है और क्या करना है। देखिए भाई, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँ, बहुत से लोगों को ये बात अच्छा भी लगेगा और कुछ को अच्छा भी ना भी लगे, लेकिन ये रियलिटी है। बात इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिएटिविटी की कोई अहमियत नहीं है, इख्तराइयत सलाहियत की कोई अहमियत नहीं है। आपके अंदर कोई कोई किस्म की प्रोफ़ेशनलिज़्म है, पेशेवराना सलाहियतें, कोई इन चीज़ों को नहीं दिखता। यहाँ इंसान को अपना रोज़ी-रोटी चाहिए होता है, किसी भी तरीके से आपने उस मकाम तक पहुँचना है। तो ये है कि आपने भई चीज़ों को रटना है, उनको जैसे-तैसे भी करके चीज़ों को याद करना है। यहाँ पे एक टेस्ट में, एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर को, चेक करने वालों को डाटा चाहिए।
वो जो डेटा वो क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं वो आपने कॉपी पेस्ट करके दे दिया। आपका मेमोरी जितना आपका याददाश्त जितना अच्छा है, आप उतनी जल्दी टेस्ट को पास कर सकोगे। तो कोशिश करें अपना मेमोरी का भी ख़्याल रखें, कोई बादाम-वादाम खा लें। लेकिन ये है कि भाई आपने चीज़ों को उनको पेश करके दे देना है पेपर में। अब चाहे वो रिटन टेस्ट है, आपने कुछ लिखना होता है, अब वो आपसे 14 पॉइंट्स पूछता है कायदे-आज़म के, तो आपने भाई 14 पॉइंट्स को रटना है, जैसे-तैसे भी करके आपने पेपर में उनको लिख के दे देनी है 14 पॉइंट्स। अगर आपको 14 पॉइंट्स का मानी, मकसद कुछ पता हो, नहीं हो, कुछ भी ना हो, बस आपने उनको कॉपी पेस्ट करके पेपर में लिख के दे देने हैं, जी आप पास हो। तो इसी तरीके से जो एमसीक्यूज़ पेपर होते हैं, उसमें भी आप भाई आपने एमसीक्यूज़ को रटना है, जी फलानी का डेट ऑफ बर्थ क्या था, पहला माशाल्लाह कब लगा था, सो एंड सो इन चीज़ों को आपने रटना है। बाकी इनके साथ आपको कोई लेना-देना हो, ना हो, कोई इंटरेस्ट हो, ना हो, कुछ भी ना हो, आपको भई अगर जॉब चाहिए तो आप जॉब के लिए सिंपल ही यही तरीक़ेकार है कि चीज़ों को रटें, बस चीज़ों को जैसे-तैसे भी करके याद रखें, अपना याददाश्त ठीक करें और चीज़ों को पेपर में पेश करें। एमसीक्यूज़ है तो आपने जो करेक्ट वाला जो 4 में से जो करेक्ट है, याददाश्त ठीक करें अपना, 4 में से जो करेक्ट है, करेक्ट वाले पे टिक मार्क करें और जो रिटन टेस्ट है अगर आपने कुछ लिखना है तो उसमें चीज़ों को याद करके लिख लिया करें। बाकी तरीक़ेकार यही है। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यूडीसी, एलडीसी के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होता है, वो कहाँ से आता है, कैसे वो टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, उनका तरीक़ाकार ये क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर के ज़रिए टेस्ट लेते हैं, कोई पेपर आपको देते हैं, उस पे कुछ लिखा हुआ हो, इसको देखकर टाइप करना होता है, क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता है? जी, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। जी, मेरे भाइयों-बहनों, तो ये है कि इनका तरीक़ेकार ये है, मैं आपको बताऊँ। अब ऐसा हो कि कोई चीज़ आपको पहले से पता हो, फिर भी आप प्रैक्टिस ना करें, तो ये आपकी कमज़ोरी है। जी, ये है कि ये जो अमूमन टेस्ट लेते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए टेस्ट लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है टाइपिंग मास्टर। आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये पता भी होगा, बहुत से लोगों को पता नहीं भी होगा। अब अगर आपको पता नहीं होगा, तो आपको आज से पता चल गया। आप ऐसा करें, टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें। इसके डीवीडीज़ भी बाज़ार में मिलते हैं, अगर आपको बाज़ार में नहीं मिलता, तो आप ये करें कि इंटरनेट से डाउनलोड करें और आपने इस सॉफ्टवेयर को अपने स लैपटॉप लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी आपके घर में है, सिस्टम, पीसी है, जो उसमें इंस्टॉल करें। बड़ा सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर ये कि ये असल में ये प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर बना है कि आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए। लेकिन ये कि जो टेस्ट वाले हैं, ये इसको यूज़ करते हैं आपसे टेस्ट लेने के लिए। इसके अंदर कुछ लेसन्स हैं। आपने उन लेसन्स को देख के, जो स्क्रीन पे वो लेसन शो होगा, आपने उसको देख के टाइप करना होता है। तो आप ऐसा करें, ज़ाहिर है जब आप आधा महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना, 3-4 महीने पहले इसी सॉफ्टवेयर को अपने घर में इंस्टॉल करके इसके सारे के सारे के जो लेसन्स इसके अंदर हैं, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। और एक लेसन को आप 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 25 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। ज़ाहिर है टेस्ट वाले दिन भी जब आप जाएँगे वहाँ उनके एग्ज़ाम सेंटर, उसी दिन भी वो इन्हीं लेसन्स में से किसी एक एक से आपका टेस्ट लेंगे। कोई कोई आसमान से तो कोई नया नया लेसन नहीं होगा, नहीं उतरा होगा। अब जब आपने उन्हीं लेसन्स को घर में 10-10, 20-20, 30-30 दफ़ा प्रैक्टिस किया हुआ है, आपका दिमाग उन पे ऐसे बैठ गया है कि आप बिल्कुल आँखें बंद करके भी उनको टाइप कर सकते हो, तो वहाँ टाइपिंग टेस्ट को पास करना आपके लिए कोई बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं होगा। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे बेस्ट तरीक़ेकार, सबसे बड़ी होशियारी ट्रिक यही है कि आपने सॉफ्टवेयर को पहले से डाउनलोड करना है। उसके अंदर जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी वो है, आपने उनको पहले से 10-10, 20-20, 40-40 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। ज़ाहिर है उस दिन जब आप टेस्ट पे जाएँगे, तो इन्हीं लेसन्स में से किसी एक से वो आपका टेस्ट लेंगे। अब जब आपने उसको घर में इतना प्रैक्टिस किया हुआ है, तो उसको उनके सामने भी आपको टाइप करना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इन वैकेंसीज़ को पास आउट कर सकते हैं, इतनी बड़ी क्राउड में। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, तो इनका तरीक़ाकार यही है। और भी अगर आपके क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह इस पर मैं और भी तफ़सील से बात करूँगा। थैंक यू सो मच।